हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के तहत गुलाम वंश का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा है। आज हम लोग गुलाम वंश के या यूँ कहा जाए दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाने वाले यूँ गुलाम वंश के बड़े ही महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी टाइमिंग है 1211 से 1236 ईस्वी। ये टाइमिंग कहीं कहीं 1210 से 1236 ईस्वी तक भी प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसके द्वारा किए गए सिंहासन प्राप्ति के बारे में, उसके द्वारा किए गए विजय अभियानों के बारे में तथा उसके द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में। इस प्रकार इससे संबंधित विषय वस्तु को जब हम कई पार्ट में बांट करके अध्ययन करते हैं तो समझने में बहुत ही आसानी होती है और क्वेश्चन सब आसान से याद हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इल्तुतमिश तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में एक छोटे से शासक आराम शाह, नाम को याद रखेंगे बस इतना ही पर्याप्त रहेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तथा इल्तुतमिश के बीच में एक और विवादित शासक आराम शाह के नाम का विवरण प्राप्त होता है कि बीच में एक कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, लेकिन काफ़ी इतिहासकार इसको स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कुछ विद्वान ने आराम शाह को ऐबक का भाई भी माना है, लेकिन इसकी पूरी तरह से सत्यता सिद्ध नहीं हो पाती है। ज़्यादातर विद्वानों का विचार है कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, लेकिन बहुत ही विलासी एवं आलसी शासक हुआ था, इसलिए कुछ महीनों के उपरांत ही इसको हटा करके इल्तुतमिश स्वयं शासन सत्ता को स्वीकार करता है। इल्तुतमिश को शासन सत्ता स्वीकार करने में नागरिकों एवं तुर्क सरदारों का भी सहयोग प्राप्त होता है। तो हमें याद रखना है कि आराम शाह इल्तुतमिश के पहले एक विवादित शासक के रूप में शासन सत्ता को स्वीकार करता है। अब हम लोग अध्ययन करते हैं इल्तुतमिश का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इल्तुतमिश से लगभग परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं तो इल्तुतमिश इलबारी जाति का तुर्क था। तुर्कों की एक जाति हुआ करती थी जिसे इलबारी कहा जाता था, और इसके पिता का नाम जो था वह इलम खां था, यानी कि इसके पिता का नाम इलम खां, और यह तुर्कों की एक जाति इलबारी जाति का तुर्क हुआ करता था। और यह इसका बचपन जो है बहुत ही कष्टमय बीता। इसका पिता जो है इलम खां, वह घोड़ों का शिकारी हुआ करता था, व्यापारी हुआ करता था, इसलिए इल्तुतमिश जो है यह कई भाइयों में श्रेष्ठ था। इसके कई भाई हुआ करते थे। इल्तुतमिश का व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर था और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यक्तित्व हुआ करता था। इसका गंभीरता भरी हुई थी तथा काफ़ी गुणों से भरपूर हुआ करता था। इसकी योग्यता से, इसके व्यक्तित्व से, चूँकि इसका व्यक्तित्व बहुत सुंदर था, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी और बाकी भाइयों की तुलना में यह कूटनीति एवं बुद्धिमत्ता में तीव्र हुआ करता था, गंभीरता को धारण किए हुए था, इसलिए इसके पिता इसे काफ़ी स्नेह करते थे। लेकिन दूसरी तरफ इसके भाई, जो कई भाई थे इसके, वे इसे ज्वेलसी रखते थे, इसे ईर्ष्या करते थे। और एक बार अवसर पा करके इसकी पिता की मृत्यु के बाद इसके भाइयों ने ही इसे एक मेले में ले जा करके बेच दिया, यानी कि इल्तुतमिश को भाइयों ने धोखे से इसे ले जा करके बेच देता है, और यह अब कहीं न कहीं उस खरीद फरोख्त में आगे चल करके कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ लगता है। यानी कि इसकी योग्यता से प्रभावित होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने समय में इल्तुतमिश को खरीद लिया था, और इसकी योग्यता को देखते हुए मोहम्मद गोरी ने भी ऐबक को सचेत किया था कि इसे अपनी सेना में भर्ती किया जाए, इसे अपने दरबारी कार्यों से जोड़ करके रखा जाए, क्योंकि इसकी योग्यता और इसकी प्रतिभा ये इशारा करती है कि भविष्य में एक बहुत ही योग्य व्यक्ति बनेगा। तो इस प्रकार इल्तुतमिश को ही दासों का दास या गुलामों का गुलाम भी कहा गया। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि दासों का दास या गुलामों का गुलाम किसे कहा गया, तो यह क्वेश्चन इल्तुतमिश के लिए ही है, चूँकि यह ऐबक के द्वारा खरीदा गया और ऐबक भी दास था मोहम्मद गोरी का, इसलिए यह दास के रूप में खरीदा गया, इसलिए इसको दासों का दास कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं कि आगे चल करके कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक विजय अभियानों में इल्तुतमिश ने बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया था, साथ दिया था, इसलिए उसकी योग्यता से प्रभावित होकर के ऐबक ने, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने
इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर या बदायूं का सूबेदार बना दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था। तो शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था या बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। और इसकी योग्यता से प्रभावित होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से कर दिया था। यानी कि जब ये बदायूं का गवर्नर बनता है तो उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक अपने विरोधियों को शांत करने की श्रृंखला में इल्तुतमिश के साथ भी अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इल्तुतमिश काफ़ी समस्याओं को झेलता हुआ दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करता है। यानी कि आराम शाह के बाद तुर्क सरदार एवं तुर्क अमीरों के द्वारा इल्तुतमिश को शासक बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है और इल्तुतमिश शासन सत्ता को स्वीकार करता है। और शासन सत्ता को स्वीकार करने के बाद यह किस प्रकार अपनी समस्याओं को दूर करता है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। इसे चूँकि इल्तुतमिश के द्वारा ही एक व्यवस्थित रूप से कई कार्य किए गए और इसके कार्यों को देखते हुए ही विद्वानों के द्वारा इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी बताया गया। यानी कि अगर क्वेश्चंस आता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है तो हम मारेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन अगर क्वेश्चंस आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया तो वह है इल्तुतमिश। अब आगे चल करके इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तथा दिल्ली में ही शासन सत्ता को स्वीकार करके दिल्ली को राजधानी बना करके दिल्ली से ही शासन संचालन करना प्रारंभ करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं इल्तुतमिश के द्वारा किन समस्याओं से जूझना पड़ा। इसके द्वारा जब शासन सत्ता को स्वीकार किया गया, जैसे जब ऐबक ने शासन सत्ता स्वीकार किया था उस समय उसके भी विरोधी थे गजनी का शासक एल्दौस, मुल्तान तथा सिंध का गवर्नर या शासक कुबाचा। तो कहीं ना कहीं वे ही कुबाचा और एल्दौस जो ऐबक के समकालीन थे शासन सत्ता के अपने को प्रतिनिधि मानते थे कि शासन सत्ता पूरे साम्राज्य जो मोहम्मद गोरी का था उस समय दिल्ली से अजमेर तक की शासन सत्ता को इसने ऐबक को दिया था, गजनी का क्षेत्र एल्दौस को दिया था, सिंध मुल्तान का क्षेत्र कुबाचा को दिया था। तो कहीं न कहीं ये विरोधी आज भी यानी इल्तुतमिश के समय तक भी थे और इनसे जब इल्तुतमिश शासन सत्ता को स्वीकार किया तो ये विरोधी इल्तुतमिश के काफ़ी खिलाफ हो गए। तो आगे चल करके अब देखा जाता है कि इल्तुतमिश ने कैसे इनसे निजात पाया, कैसे इनका दमन किया, कैसे इन विरोधियों के विद्रोहों का दमन किया। तो इस श्रृंखला में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसका नाम होता है तराइन का तृतीय युद्ध। हालांकि तराइन के दो युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मध्यकालीन इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूँकि यहीं से दिल्ली सल्तनत की सत्ता स्थापित होती है मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके। लेकिन यही तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश के समय से संबंधित है। यह कम चर्चित है लेकिन परीक्षाओं में अब इसे भी पूछा जाने लगा है कि तराइन का तृतीय युद्ध कब किसके साथ हुआ है। तो यही इल्तुतमिश के समय ही 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने गजनी के शासक एल्दौस को हराया था। यानी कि तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने 1215 ईस्वी में गजनी के शासक एल्दौस को पराजित किया और एल्दौस पराजित होकर के दूर अपने गजनी क्षेत्र से भाग गया और अब यहाँ पर इल्तुतमिश का कोई विरोधी नहीं रह जाता है। अगला इसका जो विरोधी होता है वह है कुबाचा। कुबाचा सिंध और मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था। जब एल्दौस को इल्तुतमिश पराजित कर देता है तो वहीं पर कुबाचा का मनोबल डाउन हो जाता है और कुबाचा कई छोटी छोटी पराजयों को सहन करता हुआ पराजित होता हुआ अंत में जब इल्तुतमिश ने इसने बड़ी ही कड़ी शिकस्त दी, बड़ी ही बुरी पराजय इसको दी तो यह लज्जित हो गया और सिंधु नदी में कूद करके आत्महत्या कर लिया। किसने? कुबाचा ने। तो इस प्रकार गजनी का एल्दौस पराजित होकर के भाग गया और दूसरा जो इसका विरोधी था कुबाचा वह सिंधु नदी में कूद करके आत्महत्या कर लिया। तीसरा इसका जो विरोधी हुआ करता था बंगाल की तरफ था, जिसका नाम था अली मर्दान। और यह जब दो विरोधियों को इल्तुतमिश पराजित कर देता है तो बंगाल का जो शासक है अली मर्दान वह इल्तुतमिश के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार इल्तुतमिश शासन सत्ता स्वीकार करते ही अपने विरोधियों का दमन किया, अपनी कठिनाइयों का मुकाबला किया, कठिनाइयों को समाप्त किया। लेकिन एक और कठिनाई थी इसी के समय में ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी। ख्वारिज़्म शाह यानी कि गजनी के क्षेत्रों में
एक मंगोल आक्रांता हुआ करता था जिसका नाम था जलालुद्दीन मांग बरनी। एक और मंगोल आक्रांता था जिसका नाम था चंगेज़ खां। और चंगेज़ खां जब पीछा कर रहा था जलालुद्दीन मांग बरनी का, यानी कि चंगेज़ खां मुग़ल आक्रांता था, मुग़ल आक्रमणकारी था, मंगोल आक्रांता था। उसने ख्वारिज़्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांग बरनी का जब पीछा किया तो जलालुद्दीन मांग बरनी भाग करके भारतीय क्षेत्रों की तरफ आ रहा था और इल्तुतमिश से शरण मांगी कि हमें चंगेज़ खां के विरुद्ध हमें शरण दिया जाए, हमें हमारी रक्षा की जाए। लेकिन इल्तुतमिश भारी या बड़े आक्रमण को देखते हुए उसने जलालुद्दीन मांग बरनी को सहायता देने से इनकार कर दिया। और कहा जाता है यह कि इल्तुतमिश की यह बहुत बड़ी कूटनीति थी। अगर वह जलालुद्दीन मांग बरनी को सहायता देता तो शायद चंगेज़ खां के आक्रमण का सामना इसको करना पड़ता और इसका साम्राज्य जो है छिन्न भिन्न हो सकता था। तो इस प्रकार कई समस्याएं, चाहे वह गजनी से हो, कुबाचा से हो, अली मर्दान की हो या जलालुद्दीन मांग बरनी की हो, तो ये प्रारंभ में इसकी जो समस्याएं थी, इन समस्याओं से वह निजात पाता है। और अब आगे चल कर के एक और इसको बड़ी प्रसिद्धि हासिल होती है 1229 ईस्वी में। 1229 ईस्वी में उस समय बगदाद के खलीफा हुआ करते थे अल-मुंतसिर बिल्लाह। चूँकि उस समय जो भी इस्लामिक राज्य की स्थापना होती थी, जो भी इस्लामिक साम्राज्य स्थापित होता था, उसकी मान्यता कहीं न कहीं तत्कालीन खलीफा से प्राप्त करनी पड़ती थी। यानी कि बगदाद में खलीफा हुआ करते थे, खलीफा से मानपत्र या अपने साम्राज्य या अपने सुल्तान बनने की मानपत्र खिदमत प्राप्त करने के उपरांत ही वह वैध सुल्तान माना जाता था। तो इस श्रृंखला में ऐबक को यह नहीं प्राप्त हो सका था, लेकिन इल्तुतमिश की योग्यता से, इसके द्वारा किए गए इन विजयों से बगदाद के खलीफा बहुत प्रसन्न होते हैं और इसे 1229 ईस्वी में खिलअत तथा मानपत्र, यानी कि तत्कालीन जो खलीफा हैं अल-मुंतसिर बिल्लाह, इन्होंने खिलअत और मानपत्र तथा वैध सुल्तान की अनुमति इल्तुतमिश को प्रदान करते। खिलाअत मीन्स होता ही है और मानपत्र यानी कि एक वैध साम्राज्य, और एक वैध साम्राज्य का, इस्लामिक साम्राज्य का वैध सुल्तान की मान्यता बगदाद के खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाह से इल्तुतमिश को प्राप्त होती है। यह भी इल्तुतमिश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के रूप में होता है। कहा जाता है कि खलीफा के द्वारा ही इल्तुतमिश को एक उपाधि प्रदान की गई जिसे कहा गया नासिर अमीर उल मोमिनीन। नासिर अमीर उल मोमिनीन का अर्थ होता है निष्ठावानों के नेता के सहायक के रूप में। यानी कि बगदाद का जो खलीफा है अल-मुंतसिर बिल्लाह, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि इल्तुतमिश को किस खलीफा के द्वारा मानपत्र या खिलअत या वैध सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई थी, तो वह अल-मुंतसिर बिल्लाह थे। और अल-मुंतसिर बिल्लाह इतना प्रसन्न होते हैं इल्तुतमिश के विजयों से, उसके राजनीतिक अभियानों से, कि इसे एक उपाधि देते हैं जिसे नासिर अमीर उल मोमिनीन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है निष्ठावानों के नेता के सहायक के रूप में इसे उपाधि प्रदान की जाती है। और अब खलीफा से मानपत्र प्राप्त होने के उपरांत ही दिल्ली सल्तनत अब वैध साम्राज्य बन जाता है। कहीं न कहीं इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए ही विद्वानों के द्वारा इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में स्वीकार किया गया है। अब आगे हम देखते हैं कि इसके विजय अभियान को। अभी तक ये अपनी प्रारंभिक समस्याओं को दूर करता है, लेकिन प्रारंभिक समस्याओं को दूर करने के उपरांत अपने पड़ोसी शक्तियों पर, पड़ोसी राज्यों पर, छोटे छोटे राज्यों पर यह विजय अभियान करके उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल करता है और एक विस्तृत दिल्ली साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने में यह सफल होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये, हालांकि इल्तुतमिश के द्वारा बहुत सारी विजयों को किया गया, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जो जिन विजयों को वह काफ़ी कठिनाई के साथ प्राप्त करता है या बड़े साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाता है, वे मुख्य रूप से रणथंभौर, ग्वालियर, मालवा तथा बामियान अभियान थे। तो सबसे पहले 1226 ईस्वी में महत्वपूर्ण अभियानों में इसका जो महत्वपूर्ण अभियान था वह रणथंभौर था, जो राजस्थान के कई छोटे छोटे रियासतों के रूप में रणथंभौर भी महत्वपूर्ण था। रणथंभौर को लेकर के आगे भी कई शासकों के द्वारा अभियान किया जाता है। तो रणथंभौर में जो शासक हुआ करता था वह गोविंदराज हुआ करता था। रणथंभौर पर 1226 ईस्वी में आक्रमण करके वहाँ के शासक गोविंदराज को पराजित करके इल्तुतमिश ने रणथंभौर को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। नेक्स्ट होता है इसकी विजय अभियानों के तहत 1221 ईस्वी में ग्वालियर अभियान। ग्वालियर भी तत्कालीन यानी इस समय मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पर है। यह ग्वालियर ये हुआ करता था और उस समय
एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। यहाँ का जो शासक था वह मंगल देव या मलय वर्मा हुआ करता था। तो 1231 ईस्वी में ग्वालियर को अपने दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा मिलाया जाता है। नेक्स्ट इसका अभियान होता है 1234-35 ईस्वी में मालवा जो कहीं न कहीं इस समय मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन मालवा उस समय एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। तो इल्तुतमिश अपनी ग्वालियर विजय, रणथंभौर विजय के बाद उसी से दक्षिण में मालवा साम्राज्य या मालवा राज्य के विजय के लिए आगे बढ़ता है और मालवा को विजय करता हुआ वह उसके निकटवर्ती कई क्षेत्रों को भी जीतता है, जिसमें महत्वपूर्ण एक होता है उज्जैन में एक मंदिर हुआ करता है जिसे महाकाल मंदिर को यह काफ़ी भयंकर तरीके से लूटपाट करवाता है अपने सैनिकों के द्वारा। और आगे चल करके अब 1236 ईस्वी में एक और अभियान यह करता है जिसका नाम है बामियान अभियान। बामियान जो है वह खोखरों के लिए प्रसिद्ध था। खोखरों को सजा देने के लिए, खोखरों को पराजित करने के लिए, चूँकि इल्तुतमिश की साम्राज्य के विरुद्ध खोखरों ने बार बार विद्रोह किया था, इसका विरोध किया था, इसे तंग किया था। अतः 1236 ईस्वी में बामियान अभियान के तहत खोखरों को पराजित करने के लिए इल्तुतमिश चल पड़ता है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि इसी बामियान अभियान के तहत ही 1236 ईस्वी में खोखरों का सामना करते हुए इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार उसके विजय अभियानों की श्रृंखला में अंतिम अभियान उसका बामियान अभियान होता है, जो 1236 ईस्वी में होता है, खोखरों के विरुद्ध होता है। और इसी खोखरों के विरुद्ध बामियान अभियान के समय ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो इन अभियानों को हमें याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं इल्तुतमिश के द्वारा किए गए बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर पुटअप किए जाते हैं तो शासकों के कार्यों से जुड़ करके क्वेश्चन से पुटअप किए जाते हैं। या तो उसकी प्रारंभिक कठिनाइयों से जोड़ करके क्वेश्चन उठाए जाते हैं, या फिर उसकी स्थापत्य कला, चित्रकला, या उसके अन्य कुछ नए कार्य किए गए हैं यदि, तो उनसे जुड़ करके क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो इल्तुतमिश से कार्यों से जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे एक एक लाइन में कई सारे क्वेश्चन समाहित हैं। तो आइए अब हम लोग इस पर देखते हैं। इसके कार्यों में सबसे पहले हम देखेंगे कि अतार्किन दरवाज़ा नागौर में, जैसा कि आगे आप लोग पढ़ते हैं, मुगल काल में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। तो वह अकबर ने जो बुलंद दरवाजे का निर्माण किया तो वह कहीं न कहीं इल्तुतमिश से ही सीख लिया था। यानी कि उसके पहले इल्तुतमिश ने नागौर में अतार्किन दरवाजे का निर्माण कर चुका था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अतार्किन दरवाजे का निर्माण किसने कराया, तो यह इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। इसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट उसका जो क्वेश्चन चर्चित कार्य रहा है तुर्कानी चहलगानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग परीक्षाओं में यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया जाता है और इसके 3 नामों को हमने ढूंढ करके लाया है। इसका एक दल था, एक गुट हुआ करता था जिसका नाम था तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा या चरगान का गठन। यानी कि तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा या चरगान का गठन किसने किया, तो यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। बहुत बार इसी रूप में पूछा जाता है। लेकिन चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी या चरगान है क्या, इसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा या चरगान, जब बार बार इस नाम को आप सुनेंगे, बार बार इस नाम को बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा। इसके कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण यह कार्य था। चूँकि तुर्क सरदार शासक को बहुत ही परेशान किया करते थे, इसलिए इसने अपने विश्वस्त 40 सरदारों का एक दल बनाया, एक गुट बनाया। और उस गुट में सिर्फ 40 सरदार ही हुआ करते थे जो इल्तुतमिश के बहुत ही विश्वसनीय थे, विश्वस्त थे। उन्हीं को मिला करके एक गुट बनाया जिसे कहा गया चालीसा का गुट या चरगान या तुर्कान ए चहलगानी, जिसमें सभी सरदार जो हुआ करते थे ये 40 ये तुर्क हुआ करते थे, इसलिए तुर्कान ए चहलगानी इसको कहा गया। और इन्हीं चालीसा के सरदारों के द्वारा ही वह अपने शासन से संबंधित सभी कार्यकलाप किया करता था, चाहे वह किसी सेनापति को बनाना है, चाहे इक़्तिदार को बनाना है, चाहे अपने मंत्रिमंडल से संबंधित कार्यों को निर्वहन करवाना है। तो चालीसा का दल उसके विश्वस्त 40 तुर्क सरदारों का समूह हुआ करता था। अगले उसके कार्य की तरफ हम चलते हैं तो यह है इक़्तिदारी या इक़्ता व्यवस्था लागू करना। इक़्ता व्यवस्था, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना है। इक़्ता क्या हुआ करती थी, इक़्ता का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, यानी कि एक बहुत पूरे साम्राज्य का एक छोटे हिस्से के रूप में अपने साम्राज्य को विभाजित कर दिया था, उसी को कहा जाता था इक़्ता। और यह इक़्ता सैनिकों को उनकी सेवा के बदले
या कुछ कर्मचारियों को उनकी सेवा के बदले प्रदान कर दिया जाता था, और यह इक्ता का मालिक जो होता था उसी को इक्तादार कहा जाता था, और वह पूरी इक्ता से राजस्व को वसूल करता था और अपने खर्च को काट करके बाकी राजस्व को केंद्र के खजाने में, केंद्रीय भू राजस्व में जमा कर देता था। तो ये था इक्ता या इक्तादारी व्यवस्था। इक्ता एक क्षेत्र हुआ करता था और उसका जो प्रमुख होता था उसी को इक्तादार कहा जाता था। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इक्ता व्यवस्था किसने जारी किया? इल्तुतमिश ने। तुर्कान चालगानी या चालीसा या सरगान दल का गठन किसने किया? तो वह है इल्तुतमिश। अब हम आगे देखते हैं, इसके द्वारा तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है, चूँकि इल्तुतमिश पहली बार एक अस्थायी सेना राज्य के लेवल पर तथा केंद्र के लेवल पर एक अस्थायी सेना के गठन की तरफ इसने जोर दिया और उसे वेतन देने पर जोर दिया, तो कहीं न कहीं इसे धन की भी ज़रूरत पड़ती, इसलिए इसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। यानी कि दोआब का जो क्षेत्र होता था, तो नदियों से सिंचित जो क्षेत्र होता था वह काफ़ी उपजाऊ होता था, काफ़ी मात्रा में वहाँ से उपज होती थी, और यह दोआब के आर्थिक महत्व को समझा और वहाँ से काफ़ी मात्रा में भू राजस्व की वसूली किया। अर्थात कहा जाता है कि दोआब के आर्थिक महत्व को सबसे पहली बार इल्तुतमिश ने ही समझा था। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसने दो प्रकार के सिक्के चलाए। तत्कालीन समय में पश्चिमी देशों की तुलना करके इसने, पश्चिमी देशों की नकल करके इसने भारत में भी दो सिक्के चलवाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। इन सिक्कों का नाम था टंका और जीतल। यानी कि ये किन धातुओं की बनी हुई थी? तो चांदी का जो होता था उसे टंका कहा जाता था और तांबे का जीतल चलता था। तो दो सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इस रूप में हम याद रखेंगे। इन दो सिक्कों का प्रचलन इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं, मिर्ज़ा व नासिरिया कॉलेज की स्थापना। दिल्ली में इसने शिक्षा के क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए इसने मिर्ज़ा और नासिरिया नामक दो कॉलेजों की स्थापना करवाई। शिक्षा दीक्षा पर इसने जोर दिया था। ये नासिरिया कॉलेज को कई बार पूछा गया, किसके द्वारा स्थापित कराया गया? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कुतुब मीनार से जुड़ा हुआ है इल्तुतमिश का नाम। यानी कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को प्रारंभ तो ऐबक के द्वारा किया गया। ऐबक 4 मंजिला कुतुब मीनार का निर्माण करवाना चाहता था, लेकिन पहले मंजिल के निर्माण के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बचे हुए कार्यों को उसके दामाद तथा उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश जब शासक बनता है तो कुतुब मीनार के बाकी मंजिलों का निर्माण का कार्य को यह पूरा करवाता है। और आगे चल के जब देखा जाएगा तो एक चौथी मंजिल बिजली मार देने से क्षतिग्रस्त होने से आगे चल करके तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उस पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवा दिया जाता है, जिससे वह कुतुब मीनार 5 मंजिला हो जाती है। तो हमें ये याद रखना है कि ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाया था, लेकिन उसे पूर्ण कराने का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यह अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के नाम से मकबरा बनवाया। सबसे पहली बार अगर भारत में मकबरा बनाया गया तो वह इल्तुतमिश के द्वारा ही, और ये अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, इसका बड़ा पुत्र था जिससे यह बड़ा स्नेह करता था, लेकिन इसके कार्यकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, और इसी के नाम पर ही, इसके नाम से प्रभावित होकर के ही उसने भारत में पहली बार एक मकबरा का निर्माण कराया, और इसीलिए इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। और स्वयं के मकबरे का भी निर्माण दिल्ली में इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। यानी वह अपने नाम का भी मकबरा बनवाया, और वह मकबरा स्क्रैच शैली में बना हुआ, स्क्रैच करके वह मकबरा बना, इसीलिए स्क्रैच शैली या मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता के रूप में इल्तुतमिश को जाना जाता है। और इल्तुतमिश के द्वारा बदायूं में, चूँकि बदायूं से उसका बहुत गहरा जुड़ाव था, बदायूं का वह गवर्नर रह चुका था, बदायूं का वह सूबेदार रह चुका था, इसलिए बदायूं में उसने एक ईदगाह का निर्माण कराया जिसका नाम था हौज ए शमसी या शमसी ईदगाह। तो बदायूं में इसने हौज ए शमसी या शमसी ईदगाह के नाम से उसने एक ईदगाह का भी निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इल्तुतमिश ने कई नए कार्य किए, चाहे वह चालीसा का गठन हुआ, चाहे वह एकता व्यवस्था को लागू करना, दोआब की आर्थिक महत्व को समझना था, चांदी का टंका और तांबे के जीतल जैसे सिक्कों का उसने जारी किया, मिर्ज़ा तथा नासिरिया कॉलेज को बनवाया, अतारकिन दरवाजे का निर्माण करवाया, अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के नाम से मकबरा बनवाया तथा स्वयं का भी मकबरा का उसने निर्माण कराया, तथा बदायूं में हौज शमसी तथा शमसी ईदगाह का निर्माण कराया। और इसके साथ साथ इल्तुतमिश के समय में विद्वान कुछ
उसके दरबार में रहते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक विद्वान थे जिनका नाम था मिनहाज उस सिराज, और इनकी जो रचना है तबकात ए नासिरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है, तो मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी के लेखक हैं और ये इल्तुतमिश के दरबार में ही रहते थे। तो इस बार फ्रेंड्स ये देखा जाएगा कि ये इल्तुतमिश से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो अगर आप इसको इस स्क्रीनशॉट को देखेंगे और इसके नाम को देख लेंगे कि हाँ ये इल्तुतमिश के टॉपिक्स में लिखा गया है, तो कहीं न कहीं इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ है और इन कार्यों के लिए इल्तुतमिश बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और इस वीडियो को जब आप कई बार सुनेंगे तो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाए गए स्थापत्य, उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके द्वारा किए गए विषय ज्ञान, उसके द्वारा किए गए उपलब्धियों को आपको यह पुनः याद हो जाएगा। तो इस पर फ्रेंड्स यह इल्तुतमिश से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसे आप बार बार सुनेंगे तो यह पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा और आप अपनी परीक्षा में पूरी तरह से सफलता को प्राप्त करेंगे। आप घबरा करके नहीं, बल्कि एक एक टॉपिकों को इसी प्रकार आप पढ़ते हुए चलेंगे, उसके क्वेश्चन को तैयार करते हुए चलेंगे, तो एक दिन पूरा इतिहास ही नहीं, पूरा विषय, चाहे वो जीएस का जो भी विषय है वो तैयार हो जाएगा। और जब तक आप सभी विषयों के सभी टॉपिक को तैयार नहीं कर लेते हैं, तब तक सफलता प्राप्त करना बड़ा आसान नहीं हो सकता। तो इस बार फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम अगले शासक की पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहें। वीडियो को आप बार बार सुनेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर ओके, थैंक्स।